अंग्रेजी में सेंटेंस को समझने के लिए उसके स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। तो कोई भी सेंटेंस होता है उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, किस शब्द को किस स्थान पर रखेंगे वो हमें इसके स्ट्रक्चर समझने के बाद मालूम पड़ता है। तो किसी भी सेंटेंस के मुख्य दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? क्रिया से पहले जो भी हिस्सा होता है वाक्य का उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और क्रिया से बाद वाला जो हिस्सा होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। यानी क्रिया से पहले सब्जेक्ट और क्रिया के बाद प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के भी बहुत सारे हिस्से होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे क्या होता है? डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या होता है? जैसे ए, एन, दी, मैनी, सम आदि आदि, ये हमारे डिटरमिनर कहलाते हैं। ये हमेशा सेंटेंस के शुरू में आएंगे। डिटरमिनर के बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव या क्वालिफायर। क्वालिफायर ये विशेषण होता है, नाउन की विशेषता हमेशा बताएगा। जैसे गुड, बैड, रेड, येलो आदि आदि, ये हमारे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण हमेशा क्या करते हैं? नाउन की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव की बात आता है मेन वर्ड। मेन वर्ड या इसे हम हेड वर्ड भी कहते हैं। हेड वर्ड हमेशा एडजेक्टिव या क्वालिफायर के बाद में आता है। सपोज कर लीजिए इससे पहले अगर लिखा होता अ रेड काउ, तो रेड यहां पर एडजेक्टिव है, काउ मेन वर्ड है। अब मेन वर्ड के बाद क्या आता है? एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज मेन वर्ड के बाद लिखा जाता है। जैसे अ रेड काउ इन द फील्ड। जी अब इसी तरह से इरेज कर देंगे, अब बन जाएगा सेंटेंस कंप्लीट। बन गया। A red cow in the field is grazing। तो इन द फील्ड जो काउ के बाद हमने लगाया है इसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे। इसे हो सकता है इन द फील्ड या इन द कॉर्नर या ऑन द टेबल आदि आदि शब्द जो भी होते हैं, शब्द समूह, उन्हें हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। अब प्रेडिकेट देखते हैं। प्रेडिकेट में क्या आता है? इसे इरेज कर दे रहे हैं। प्रेडिकेट में सबसे पहले आती है वर्ब। वर्ब जैसे गो, रीड, इज, एम, आर आदि, ये हमारी क्रियाएं हैं। अब क्रिया के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दोनों आ सकते हैं या कोई भी एक आ सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे पेन, बुक या बर्ड आदि ये होते हैं।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? मी, अस, यू आदि ये हो सकते हैं। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मनुष्य से रिलेटेड होता है, यानी मनुष्य ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। और इसके अलावा जो भी चीजें होंगी, चाहे कोई जानदार हो या बेजान हो, वो सारी की सारी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरा क्या बनेगा? माई फादर in the room is reading a newspaper। ये बन गया। अब यहां से वर्ब से इसे दो हिस्सों में बांट लेंगे, एक ये सब्जेक्ट और ये वाला प्रेडिकेट। पहला माई लिखा हुआ है, ये हमारा डिटर्मिनर है, ये फादर लिखा हुआ है, ये मेन वर्ड है, इन द कॉर्नर ये हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज है। अब यहाँ पर इसमें ये इज रीडिंग तक ये हमारी वर्ब है, अ न्यूज़पेपर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से हम एक चीज और देख लेते हैं। अ ब्लू eyed girl in the room gave me a flower। अब यहाँ पर अ डिटर्मिनर, ब्लू आइड एडजेक्टिव, गर्ल मेन वर्ड, इन द रूम adjectival phrase, gave verb, me indirect object, a flower direct object। इस तरीके से सेंटेंस को हम समझते हैं। यानी इसी क्रम में शब्दों को जब रखेंगे तब वो हमारा एक सार्थक वाक्य बनेगा। इस एक्सरसाइज में हम सब्जेक्ट वाला हिस्सा बनाएंगे। क्रिया से हमें लिखा है यहाँ पर इज नर्वस, इज सिक, was short, are sweet, is not harmful, is not easy, is not necessary, is easy। ये हमारे क्रिया से बाद वाले हिस्से में लेती हैं, और जो सब्जेक्ट वाला हिस्सा है वो जंबल करके लिखा हुआ है, मतलब आगे पीछे लिखा हुआ है, यंग द बॉय। ये सीक्वेंस में नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, अगर शब्दों के अर्थ नहीं पता है तो सेंटेंस में आप नहीं बना भर पाएंगे। इसलिए शब्द अर्थ याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए क्या, द बॉय यंग, द यंग बॉय, द यंग बॉय। इज सिक, इन रूम ओल्ड मैन, द तो द ओल्ड मैन इन द रूम, द ओल्ड मैन इन द रूम इज सिक। अगला है ब्रदर यंगर माई, यहाँ पे छूट गया है, इज अ डॉक्टर लिख लेते हैं। ठीक है, अब तो माई यंगर ब्रदर इज अ डॉक्टर, माई यंगर ब्रदर इज अ डॉक्टर। अगला सेंटेंस है वाज शॉट, द ब्लैक बर्ड वाज शॉट, द ब्लैक बर्ड वाज शॉट। अगले में है एप्पल्स द राइट बास्केट इन द, तो क्या फिल करना है, द राइट एप्पल्स इन द बास्केट, द राइट एप्पल्स इन द
बास्केट। ठीक है, अगले सेंटेंस में इज नॉट हार्मफुल इन द मॉर्निंग वॉकिंग, तो क्या करेंगे, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज नॉट हार्मफुल। लेकिन ध्यान रखना है, जब भी क्रिया में हम आईएनजी लगा देंगे तो वो हमारा जीरंड बन जाता है, यानी नाउन बन जाता है। इसके बाद वॉकिंग का मतलब है टहलना। ठीक है, यानी क्रिया में जब आईएनजी लगाते हैं तो वो जीरंड बनता है, जीरंड हम नाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से ये है, इज नॉट इजी स्विमिंग अ बिग इन रिवर, तो स्विमिंग इन अ बिग रिवर इज नॉट इजी, स्विमिंग in a big river is not easy। अगले में is necessary, यहाँ पर भी देखिए जीरंड बनाया है। अगले सेंटेंस इज नॉट नेसेसरी रेगुलरली सेविंग समथिंग, एंड सेविंग समथिंग रेगुलरली इज नॉट इजी, सेविंग समथिंग regularly is not easy, is easy fault to find, तो क्या to find fault is easy, to find fault is easy। अब यहाँ पर देखिए क्रिया से पहले मैंने टू लगाया है, टू लगाने से क्रिया हमारी इन्फिनिटिव बन जाती है, और इन्फिनिटिव का इस्तेमाल भी हम नाउन के रूप में करते हैं। यहाँ पर आईएनजी लगा के जीरंड बनाया था, यहाँ पर टू लगा करके हमने इन्फिनिटिव बनाया, दोनों नाउन बन रहा है, और नाउन का इस्तेमाल कर्ता के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वर्ड मीनिंग याद करना बहुत जरूरी है, अगर वर्ड मीनिंग याद नहीं होंगे कोई भी सीक्वेंस नहीं बनेगा। ठीक है, इसे नोट कर लें। इसके बाद प्रेडिकेट वाला हिस्सा जो है वो फिल करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम प्रेडिकेट वाला हिस्सा भरेंगे। सब्जेक्ट का पूरा लिख दिया है, इसके बाद हमें इन शब्दों को अरेंज करके सीक्वेंस में फिल करना है। जैसे माय फादर गेव मी अ बुक, गेव मी अ बुक, ये कंप्लीट हो गया। अगला है राधा डांसिंग रूम इन द, तो राधा इज डांसिंग इन द रूम, रूम। अगला द टीचर अ स्टोरी अस टोल्ड, तो टोल्ड अस अ स्टोरी, टोल्ड us a story। That boy clever very is very clever, is very clever। फिर अगला सेंटेंस है प्रत्येक, क्या करना है, इसमें हमारा छूट गया है एज। ठीक है, प्रत्येक इज swimming in the river, is swimming in the river। फिर those girls, ठीक है, are going with their parents, are going with their parents। यहाँ पर नेहा knitting a sweater, नेहा is knitting a sweater। यहाँ पर इस छूट गया था, इसे लिख देते हैं। ठीक है, an old man has fallen
from the chair, has fallen from the chair. तो क्या है? सुमन कुकिंग अस फॉर फूड, यहाँ पर छूट गया है यार। तो सुमन इज कुकिंग फूड फॉर अस। अगला राजेश ब्रोकन हैज द चेयर, तो क्या बनेगा? हैज ब्रोकन द चेयर। तो राजेश हैज ब्रोकन द चेयर। बार बार कहेंगे। अगर वर्ड मीनिंग नहीं आते हैं तो कोई भी सेंटेंस हमारा नहीं सही तरीके से बनेगा, क्योंकि अब तक शब्दों के अर्थ नहीं मालूम है तो उन्हें किस क्रम में रखेंगे पता ही नहीं है। अगर अर्थ मालूम होगा तो हम समझ पाएंगे कि हमें कौन सा शब्द कहाँ पर रखना है, इससे मेरा पूर्ण वाक्य बन जाए। इसलिए वर्ड मीनिंग बहुत जरूरी है, इन्हें याद करना है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है हम आपको डिसऑर्डर वाले सेंटेंसेस को रीअरेंज करना बताएंगे। जो सेंटेंस क्रम में नहीं लिखा हुआ है उसे क्रम में रखकर सही करेंगे। ठीक है, इसे नोट करके पहले यहाँ पर देखिए, सेंटेंस जो है हमारा ऑर्डर में नहीं है, इसे ऑर्डर में लिखना है। इसे कहते हैं रीअरेंज द सेंटेंस। तो सबसे पहले हम क्या पहचानते हैं? सब्जेक्ट का हिस्सा हमारा कौन सा इसमें पहचानना है, तो ढूंढना है। इज इन द राम प्लेइंग फुटबॉल और फील्ड। इसमें ढूंढना हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम सब्जेक्ट है, तो राम को लिख लिया। फिर क्रिया ढूंढनी है, यहाँ पर इज और प्लेइंग, तो इज प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढना है, फुटबॉल। इसके बाद इन द फील्ड, यानी एडवर्बियल फ्रेज, इन द फील्ड। अगला वाक्य है हैज दैट बॉय ब्रोकन हिज वॉच। सब्जेक्ट इसमें क्या है? दैट बॉय, तो दैट बॉय। फिर क्रिया हैज ब्रोकन, हैज, अरे बॉय लिखना है ना, बॉय लिखते हैं। बॉय हैज ब्रोकन। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? हिज वॉच, हिज वॉच। अगला सेंटेंस है अपॉइंटेड हिम द टीचर कैप्टन, तो इसमें है द टीचर, सब्जेक्ट है द टीचर। फिर क्रिया अपॉइंटेड, फिर हिम, इसके बाद कैप्टन। अगले सेंटेंस में हैव दे अ कार रेड, तो कर्ता दे। फिर क्रिया हैव, फिर अ रेड कार। ये अगले में इज दैट माई ब्लू आइड गर्ल सिस्टर, तो क्या दैट ब्लू आइड गर्ल इज माई सिस्टर, तो दैट ब्लू आइड गर्ल इज माई सिस्टर। इस तरीके से सेंटेंसेस हमें अरेंज करने हैं। केवल इतने से ही काम नहीं चलना है। किताब में एक्सरसाइज दी गई बहुत सी हैं, उन एक्सरसाइज को करना है। जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं होगा, वर्ड मीनिंग याद नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि वर्ड मीनिंग याद करें, किताब में दी गई सारी एक्सरसाइजेज प्रॉपरली करें।